जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। सभी लड़के बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी से हो रही है। आज देखिए हम लोग लेके चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, उसमें का हम लोग का प्रमेय है 6.6। जैसा कि मैं बता दूं कि आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि अभी 6.6 में चल गए हैं। मेरे भाई ये ऑफलाइन वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि दिवाली की छुट्टी के कारण आप लोग क्लास ऑनलाइन 8 बजे करवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का 2 दिन की क्लास बंद है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्लास मतलब कि कंटिन्यू रख रहा हूँ। आप लोग जहाँ से ऑफलाइन वाले मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वहीं से मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग 6.6, क्योंकि उससे पहले जितने भी टॉपिक है मैं सबके सब पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में। तो मेरे भाई यहाँ से, क्योंकि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे को मतलब कोई परेशानी ना हो इसलिए, और ना मेरा क्लास बैच बंद हो, इसलिए मैं आप लोग ये ऑनलाइन क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग सभी मेरे बच्चे बैठकर अच्छे से इस पूरे को कॉपी को मतलब कलम लेकर अच्छे से उतारेंगे थ्योरी को। फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को लगाएंगे, आप लोग का हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, ये दोबारा आप लोग का ऑफलाइन कोचिंग में नहीं बनने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, अच्छे से समझिए और इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का पढ़ाई अच्छे से हो। चलेंगे हम लोग लेकर आज के क्वेश्चन की ओर और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। ये देखिए थ्योरम जो है ये प्रमेय 6.6 है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा 6.6 को और बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से मैं बनाऊंगा आप लोग देखिएगा पीछे से कैसे चल रहा है क्वेश्चन और कैसे बनता है। तो हम लोग लेकर चलेंगे इस प्रमेय को। तो प्रमेय में देखिएगा क्या बोल रहा है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग 6.6 में हम लोग ऑफलाइन बैच में अपने कोचिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। पीछे जितने भी इसका थ्योरम है और चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं। हम लोग का 6.4 स्टार्टिंग करना है। उससे पहले ये जो थ्योरम आ गया है इस थ्योरम को मैं सिद्ध करवाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलने वाले मेरे भाई। तो आप लोग समझ चुके होंगे, कोई कॉमेंट ये ना बोलेगा कि पहले का नहीं सिद्ध हुआ है। मेरे भाई सबके सब सिद्ध करवा चुका हूँ ऑफलाइन वाले में। ऑनलाइन वाले जो बच्चे होंगे अगर सोच रहे हैं कि सिद्ध ना हुआ है तो मेरे भाई आप लोगों का 2-4 दिन के बाद उपलब्ध क्लास करवा दिया जाएगा ऑनलाइन पर भी। तो आप लोग निश्चिंत होकर इस थ्योरम को देखें, उसके बाद चैप्टर को लगा रहे होंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रमेय 6.6 में बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया है जो आप लोगों का 6.4 में स्टार्टिंग होगा, वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो 6.6 अगर 6.4 आपको अगर कंटिन्यू रखना है, बहुत बढ़िया से जारी रखना है और अच्छे से समझना है मेरे भाई, तो इस थ्योरम को आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है बोला गया है दो समरूप त्रिभुज। तो आपको यहां पर मैं दे रहा हूं दो समरूप त्रिभुज, एक हो गया ये और दूसरा यहां से मैं दे रहा हूं इस तरीके से। देखिएगा दो समरूप त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, इसका नाम ए, ये बी, सी और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। आपको दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। आपको यहां पर समझना है, समझ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। मैं एक बार आपसे फिर बता दूं कि देखिए जो थ्योरम होता है लड़के इसको समझ नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास है आप लोगों को थ्योरम को समझा देना मेरे भाई, सिर्फ बनाने से नहीं होगा। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप लोग जहां भी हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेरे भाई, तभी आप लोग ऑनलाइन का फायदा अच्छे से उठा पाएंगे। तो थ्योरी को समझिए, आप लोगों का हर एक टॉपिक समझ में आएगा। बस शुरू से अंत तक बने रहे मेरे भाई, इतना विश्वास करके बने रहे। आपको जो भी टॉपिक लेकर आऊंगा अपने से कोशिश करूंगा आप लोगों का बेस्ट मतलब बेहतर हो, आप लोगों को समझ में आए। तो देखते हैं जो दिया है थ्योरम में, उसी थ्योरम को आपका प्रयोग करना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो मान लीजिए कि पहले नंबर की आपका दो त्रिभुज है, ठीक। समरूप बताए हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए ना। अगर आपका कमजोरी है चैप्टर में, त्रिभुज चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, तो चैप्टर नंबर 1 जाकर देखिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक डाल दूंगा मेरे भाई। शुरुआत से देखिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समरूप त्रिभुज वो होते हैं, इनकी दो शर्तें हैं, दोनों में से कोई एक शर्त फॉलो होगा तो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जैसा बात करें कि दो समरूप तभी कहलाते हैं यदि उनकी संगत कोण समान हो और नहीं तो उनकी संगत भुजाओं की लंबाई एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब के जाकर वो क्या होंगे, समरूप होते हैं।
तो पहले जाकर उस क्लास को कीजिए, आपको ये टॉपिक पूरे समझ में आने वाला है। और नहीं आ रहा है तो शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को एक बार पुनः देखिए, आपको ये भी टॉपिक समझ में आएगा। तो दो त्रिभुज कर दिया गया, देखिए समझिए, दो अभी इसको छोड़ दीजिए, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम लोग रचना करना पड़ेगा, लंबाई लेना पड़ेगा। फिलहाल आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए जिसमें लंबाई हो, रचना करके लंबाई इसमें ले जाएगा कि एबीसी में बीसी पर लंब एएल कुछ ले, अब बीसी पर कुछ लंब ले लेंगे और ईएफ कुछ लंब ले लेंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ले लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो उसके रीजन पर हम लोग मैथ को बना पाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे भाई बने रहें, आप लोग का हर एक टॉपिक बेस्ट होने वाला है। तो देखिए दो त्रिभुज ले लिया गया, अब देखिए यहां पर बोला है समरूप त्रिभुज। तो देखो समरूप त्रिभुज क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिया हुआ है। देखिए जब दो समरूप त्रिभुज है तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों का दोनों समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब ये समरूप हो गया तो मेरे भाई अभी लगले बताया गया है कि इसके कोण समान होते हैं। तो कोण ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, डी होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, तो कोण बी बराबर कोण ई होगा, तथा कोण सी बराबर कोण होगा एफ हो जाएगा। ये आपका मतलब कोण बराबर होंगे, तथा भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। और यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर भुजाएं के बारे में करेंगे तो भुजाएं होंगी ए बी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बराबर बी सी बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बी सी बाई ई एफ हो जाएगा। अब बराबर बात करें ए सी बाई क्या हो जाएगा, तो डी एफ हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज तभी कहलाते हैं जब इसकी संगत कोण समान हो और इसकी संगत भुजाएं की लंबाई एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती होती हैं, तो इसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो पहले नंबर में दिखा दिया कि एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अच्छे से समझिए, ये एबीसी और डी दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज लिया गया। अब दोनों में जो जो कैटेगरी होता है, जो इसकी शर्तें हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख दिया गया। क्योंकि समरूप त्रिभुज हो गया तो इसकी संगत कोण बराबर होंगे और भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। क्लियर। अगला नंबर आप समझिए, यहां से हम लोग को सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, तो आप समझते रहिए। सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए यहां पर दिया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो पहले लिखना सीखिए। तो दिया ना दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, तो बात करें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल का एरिया बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं इसको, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए यहां पर हो गया ए बी सी, अब बाटा लगा रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। आप लोगों के लिए मैं इतना इजी से बता रहा हूं मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से बने रहे। देखिए आप क्वेश्चन रहेगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या है। देखिए इसको अगर रफ में ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इस प्रकार से होता है। तो इसी को ना बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज, दोनों का दोनों समरूप त्रिभुज है। अकार है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मेरे भाई क्षेत्रफलों का मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मान लीजिए हो गया अनुपात एरिया ऑफ डीईएफ का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल को दिखा दिए। एरिया देखिए ये क्षेत्रफल है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, हिंदी में भी लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज, यहाँ पर बात करें डीईएफ का क्षेत्रफल। बोला है अनुपात इनकी संगत भुजाओं का, तो पहले ऐसे लिखा हुआ है। तो जानते हैं कि अनुपात को हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, कि यहाँ से अगर 3:2 कोई मैथ दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं ऐसे। इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वही काम किया गया है यहाँ पर। अनुपात को याद होना चाहिए कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एरिया माने क्षेत्रफल दोनों का एक ही अनुपात में बाटा में हो गया।
अब क्या बोला है, अब थोड़ा देखिए आगे, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, देखिए ये संगत भुजा था ना, सबके सब संगत था, क्योंकि इसका संगत क्या होगा, डी हो जाएगा, बीसी के संगत क्या होगा, ईएफ हो जाएगा, एसी के संगत क्या होगा, डीएफ हो जाएगा। संगत भुजा वही ना होता है मेरे भाई। तो बोला है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अनुपात माने बाटा में आएगा, तो लिखेंगे वर्ग क्या होगा, तो सर यहाँ पर ए बी बाई डी ई हो जाएगा, इस पर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी बाई ई एफ हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर, हाई हो जाएगा ए सी बाई डी एफ हो जाएगा, तो सर जी इस पर भी स्क्वायर होगा। जो क्वेश्चन में बोला है उसी को हम लोग लिखना है बस। अब देखिए अच्छा से हम लोग लिख चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बोला है वो मेरा हो गया, समझ सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज, समरूप हो गया, लिख दिया गया समरूप में रीजन, दो त्रिभुज का अनुपात कह रहा है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजा जो है ना, ई वाला हाई वाला, तो अनुपात में बाटा में करके दिखा दिया, वर्ग कर दिया गया, क्योंकि वर्ग कह रहा है तो वर्ग के बराबर, देखिए सबके सब बराबर है। यहां से इतना तो समझ रहे होंगे ना। अब आगे आपको क्या करना है, रचना करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करवा दिया जाएगा। रचना में क्या होगा आप समझिए, रचना में करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग पर क्या करेंगे क्षेत्रफल के लिए, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे कि बीसी देख रहे हैं ना, तो बीसी पर लंब डालेंगे, बीसी पर लंब डालेंगे, इसका नाम हो जाएगा बीसी लंब एडी डाल देंगे। लंब तो मतलब समझते हो ना, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है, खींची गई रेखा होती है, और ये खींची गई रेखा और 90 डिग्री पर क्या करती है मेरे भाई होती है, ये लंब होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा नंबर वैसे ही करेंगे डीएफ पर, तो यहाँ पर कर दिए डीए, और डी लिखा हुआ है डी एन, यहाँ पर हम एन लंब डाल दिए, यानी बात करें डी एन लंब ईएफ कर दिए, यानी ईएफ क्या कर दिया गया मेरे भाई, तो डी एन लंब डाल दिया गया। अब यहाँ पर लंब डाल दिए तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, बात समझ रहे होंगे। अब रचना लिखा गया, तो अब यहाँ पर समझिएगा कि ए पर मान लीजिए यहाँ पर डी है ना, तो वहां से डी का नाम हटा के एम कर दीजिए, ए एम लंब हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखिएगा कि ए एम लंब बी सी, तथा वहाँ लिखिएगा डी एन लंब ई एफ, डी एन लंब ई एफ डाला। इतना आप कर दीजिए, रचना भी हो गया। अब आपको ले चलना है क्या मेरे भाई, आपको प्रमाण ले चलना है। अब प्रमाण में देखिए क्या क्या होगा, आप यहाँ से समझिएगा, विशेष कुछ नहीं, आप लोग को आराम से बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों का ऑफलाइन में 2 दिनों के लिए बैच बंद है, तो मैं 2 दिन क्लास कंटिन्यू रख रहा हूं ताकि आप लोगों का हो और हम लोग का पढ़ाई चलते रहे। आप लोग आज मतलब 8 बजे आप लोगों का क्लास चलता है, तो आप लोग 8 बजे बैठेंगे और यहाँ से 2 घंटे के लिए क्लास या 1.5 घंटे के लिए क्लास, जितने भी चलेगा आप लोगों का बैठकर पढ़ना है, इतना आप लोग ध्यान रहे। आप लोग का दोबारा क्लास में ये थ्योरी साबित नहीं होने वाला है, तो इसलिए अच्छे से समझिए। तो देखिए ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ डाल दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, समरूप सब बाकी सब तो बता दिए, समरूप निकालना, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं सब सिखा चुके हैं पीछे। अब आप दोनों त्रिभुज को लीजिए, इस त्रिभुज को लीजिए और इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, लेना है। दोनों त्रिभुजों को आप लीजिए, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये वाला को पूरा लेना है, समरूप करना है आपको। तो लिखिएगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में, डी ई एन में तरीका से लिखेंगे। आगे देखिए क्या करना है कि ए बी एम डी एन के दोनों को समरूप कीजिए। तो बताइए तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई होगा। ये क्यों मेरे भाई, समरूप त्रिभुज में दिया हुआ है, लिख देंगे गिवन, दिया है। अगला नंबर देखिए, इसका जो m है n 90 डिग्री है, तो कोण ए एम बी, तो कोण ए एम बी बराबर कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी एन ई। क्या लिखेंगे, तो सम कोण लिख देंगे, यानी 90 डिग्री लिख दिया जाएगा। हो गया दोनों के दोनों। अब बताइए दोनों का दोनों हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से ये क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा,
DEN हो गया कि नहीं हो गया? जब ये हो गया दोनों के दोनों समरूप, तो आप बताइए AB जो है AB बाई क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। AB बाई DE बराबर, अब बताइए AM बाई क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा। AM बाई DN हो जाएगा। आप इसको समीकरण क्या कर लीजिएगा? समीकरण इसको क्या कीजिएगा मेरे भाई? तो फर्स्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक तो रचना में दिया हुआ है ABM लिए हैं, DEN ये त्रिभुज दोनों के समरूप किया गया है। तो ऑलरेडी ये बराबर दिया है क्योंकि दिया हुआ है, कोण बराबर होंगे। ये और ये दोनों के दोनों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ले लिए। क्यों मेरे भाई? क्योंकि समरूप हो गया तो हाई अपॉन ये होगा, याद करें ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग का जब ये हो गया, क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया दोनों अनुपाती, दोनों के दोनों हम लोग यहाँ से समरूप दिखा दिए, तो यहाँ से ले लिए समीकरण 1 करके। तो अब आपको क्या करना है आगे? देखिए इस तरीके से कुछ नहीं करना है। अब आगे आपको समझना है कि दोनों के दोनों जिस प्रकार से लिए हैं, अब ये दोनों त्रिभुजों का एरिया निकालना है। बात समझ में आ रहा है? दोनों त्रिभुजों का निकालना है, एरिया निकालना है। करना है आप ध्यान से समझिए। यहाँ से स्टेप नंबर 2 मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से उठाइए कि AB बाई DE AM बाई DN है। इसको समीकरण क्या कर लीजिए? फर्स्ट नहीं है ना, हाँ, यहाँ से इसको क्या कर लीजिए? समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, उससे कोई फर्स्ट ना, फर्स्ट है तो सेकंड कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अब क्या करना है कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं लिखा हुआ है तो उसी को छोड़ दीजिए ना, लिखा हुआ है उसी को लिख लीजिए। यहाँ से चलिए आगे। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 का मान रखेंगे तो लिखा हुआ है AB बाई DE बराबर AM बाई DN। देख रहे हैं ना, AM बाई DN ऑलरेडी है। तो अब देखिए AB बाई DE किसके बराबर है? BC बाई EF के बराबर है। BC बाई EF किसके बराबर है? AC बाई DF के बराबर है। यानी AB बाई D की जगह हम लोग ही पूरा रख देंगे, इसके जगह पर पूरा का पूरा वैल्यू रख देंगे कि नहीं रख देंगे? तो देखिए AB बाई DE लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो AB बाई DE के बराबर जो लिखा हुआ उसी को रख देना है। लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे BC बाई EF बराबर AC बाई DF बराबर हो जाएगा AM बाई DN हो जाएगा। समीकरण 3 कर लिया जाएगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा पूरे पॉइंट को, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे मैं करने वाला हूं मेरे भाई। तो आप लोग इसको पूरा फोकस कीजिएगा। कुछ नहीं किया गया है, दोनों त्रिभुजों के हम यहाँ समरूप किए हैं, ठीक है। समरूप किए तो इसकी सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं? एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो आप देख रहे हैं AB बाई DA दिख रहे हैं, और फिर में देख रहे हैं ये वाला जो लंबाई है उसकी शीर्ष लंबाई के बराबर हो गया, अनुपात में हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। अब सुनिए, समीकरण इसको मान लिया गया फर्स्ट, समीकरण 2 ऑलरेडी दिया था समरूप में, उसको रख लिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से लिए तो AB बाई DA हाई वाला ज्यों का त्यों उतार दिया आपको समझने के लिए मेरे भाई। शॉर्टकट सोचते तो उड़ा सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए है। अब देखिए AB बाई DA की जगह पर क्या लिया गया है? AB बाई DA की जगह पर देखिए पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। इस समीकरण का बन गया, 3rd बन गया। आप लोगों को अब बस एक लास्ट स्टेप फॉलो करना है, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। समझिए, इसके बाद में आपको क्या करना है मेरे भाई? आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों का दोनों जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल लेना है। तो देखिए अब यहाँ से चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लेकिन लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मैं आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ। आप लोग समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक स्टेप आप लोगों को समझ में मेरे भाई आए। तो आप लोग बस अच्छे से कॉपी कलम लेकर समझिए, बाद में इसको उतारिएगा। जब क्लास बंद हो जाएगा तो आप लोग इसको समझकर अपने से फिर से एक बार साबित कीजिएगा, जहाँ पर फंसेगा उसको पुनः देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो
तो देखिए क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ये हो गया आपका बाटा। अब समझिए ABC का क्षेत्रफल निकालिए, इसका ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए तो ध्यान से, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप समझिएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा ये, क्योंकि इसी पर ऊंचाई पर ही है ना, तो आधार हो जाएगा। तो आप बताइए फॉर्मूला 1/2 होता है, आधार क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो BC हो जाएगा। आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो AM हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ना हुआ। उसी प्रकार बताइए इसमें कि ये इसका ऊंचाई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, आधार बेस हो जाएगा। तो बताइए फॉर्मूला 1/2 आधार का है EF है, गुणे बताइए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, तो DN हो जाएगा। अब देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, आपका क्या निकल कर आया सर, तो यहाँ पर आया BC/EF गुणे AM/DN निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ। अब आप यहाँ से देखिएगा तो BC/EF गुणे AM/DN आ गया, आया ना। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा नीचे देखिए कि AM/DN आया हुआ है, AC/DF आया है, BC/EF आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, BC/EF भी AM/DN के बराबर है, AC/DF भी AM/DN के बराबर है ना, क्योंकि सबके सब बराबर है। तो AM/DN के जगह पर ये दोनों में से कोई एक हम रख देंगे वहां पर। समझ में आ रहा है। ये देखिए AM/DN, वहां देखिए AM/DN है, और यहाँ पर AM/DN के दोनों वैल्यू बराबर है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको लेकर रख सकता हूँ, या चाहूँ तो इसको, किसी को भी रख सकता हूँ। तो हम लोग को ऐसा करना है ना कि कुछ ऐसा जो यहाँ पर मैचिंग कर रहा है BC/EF, उसको ही हम लोग रखें। तो अच्छे से समझिए, देखिए BC/EF को यहाँ लिखा हुआ BC/EF AM/DN, तो हम यहाँ से AM/DN का वैल्यू BC/EF उठा कर ले जा रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से हमारा हो गया BC/EF, यहाँ से नहीं, यहाँ कीजिए, इसको कीजिए समीकरण कौन सा मेरे भाई, तो समीकरण इसको 4th कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना, समीकरण क्या हो गया, 4th हो गया। अब ये 3 हो गया, वो 4th हो गया। तो अब देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा, समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, अब समझिएगा समीकरण 4 कौन है सर, तो समीकरण 4 ही है। लिखिए यहाँ से उठाइए BC/ क्या उठाइएगा, EF उठाइएगा, गुणा कीजिए AM/ क्या कीजिएगा, DN कीजिएगा। उठा के तो ला दिए ना यहाँ से। अब समझिए यहाँ से, अब देखिए कि यहाँ पर AM/DN, AC/DF, BC/EF आया। यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों बराबर हैं। तो बताइए अगर तीनों के तीनों बराबर हैं तो क्या मैं चाहूँ तो तीनों में से किसी एक को ले जा सकता हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों तो बराबर हैं मेरे भाई। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि AM/DN, हमको यहाँ लाना है BC/EF। तो AM/DN और AC/DF और BC/EF तो तीनों है, तो हम बोलेंगे कि मेरे भाई AC/DF तुम यहीं रहो, और BC/EF को मैं उठा कर लेके जाऊँगा वहाँ पर। तो देखिए AM/DN के जगह पर हम BC/EF को उठा कर ले जा रहे हैं। तो मेरा हो गया BC/EF, अब बराबर यहाँ गुणा, यहाँ गुणा है तो गुणा, AD/DN के जगह पर AM ना है, हो यहाँ AM है, सॉरी गलत हो रहा है, AM/DN। तो AM/DN की जगह पर क्या है, BC/EF है। हम यहाँ से उठा के BC/EF लेके चल गए, और आप देखिए ध्यान से कि यहाँ से BC गुणा करेंगे तो मेरा क्या आएगा, BC², और EF करेंगे तो क्या आएगा, EF²। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सर ऐसे लिख सकते हैं, BC/EF का वर्ग लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक। फिर से समझिएगा, यहाँ से हम लेकर आए हैं समीकरण 4 में 3 का मान रखे हैं, AM/DN वाला BC/EF रखा गया, BC/EF AM/DN गुणा है। अब यहाँ पर AM/DN के जगह पर हम क्या कर दिया, BC/EF डाल दिया गया। रीजन में डाल दीजिए कि समझिएगा आप कि कैसे आ गया, AM/DN इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/EF आ गया। आपको यहाँ से देख लेना है, ये BC/ क्या आ गया, EF आ गया, यहाँ से आया हुआ है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए BC/EF का स्क्वायर आ गया ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर AB/DE, BC/EF, AC/DF यहाँ पूरा का पूरा आया हुआ है। आपको क्या करना है कि ये समीकरण, इसको मान लीजिए, इस समीकरण आप इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिखिए
समीकरण 1, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 और 5 से, समीकरण 2 और 5 से आप देखिएगा तो देखिए ध्यान से, BC बाई EF है, देख रहे हैं ना BC बाई EF, तो BC बाई EF आई वाला हो गया, तो हम लिख रहे हैं BC बाई EF लिख दिए। अब BC बाई EF का हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर, अब बराबर मेरा का हो जाएगा AB बाई D, इसके भी बराबर है, तो मेरा AB बाई क्या हो जाएगा DE है। अभी इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, और AB किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा AC है मेरे भाई, तो DF के बराबर है। और जब इसके ऊपर पावर है तो सबके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या साबित करना था, AB बाई DE, AB बाई DE, BC बाई EF, BC बाई EF, AC बाई DF, AC बाई DF हो गया स्क्वायर में। अतः हम लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, इसको विस्तार से लिख दिया जाए, AB बाई DE का होल स्क्वायर बराबर BC बाई EF का होल स्क्वायर या वर्ग बोल सकते हैं, AC बाई DF का वर्ग बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये प्रूफ हो गया। अब आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आप इसको समझिए, अगर यहाँ से नहीं आ रहा था आप एक जल्दी एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी एक आप टाइप कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है कैसे ये हो गया, समीकरण 5 और यहाँ से बात करें 2, तो आप जल्दी यहाँ से एक टाइप कीजिए कैसे, किन किन को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। जिनको आ रहा है वो 2 टिपेंगे, जिन जिन बालक को आ रहा है ये स्टेप वो 2 टिपेंगे, और जिन जिनको नहीं आ रहा है वो 1 टिपेंगे। मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं देखना चाहता हूँ किन किन को समझ में नहीं आया ये स्टेप। जिन जिन को समझ में आ रहा होगा वो 2 टिपेंगे, जिन जिन को समझ में नहीं आया वो क्या टिपेंगे, 1 टिपेंगे। जल्दी फास्ट, क्योंकि थ्योरी आपका सिद्ध हो चुका है। देखिए अगर ये नहीं आ रहा है समझ में मेरे भाई कैसे हुआ, तो आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, समझिए। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, हम लोग का क्या आया है, आप देखिएगा BC बाई EF आया ना, यहाँ से BC बाई EF स्क्वायर है ना, तो ये देखिए कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिए, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर AB बाई, देख लीजिए, मान लीजिए AB बाई आपको क्या आ गया है, मान लीजिए सर AB बाई DE है, अब बराबर ऑलरेडी BC बाई क्या था, तो EF था, ठीक है ना। और मेरा देखिए स्क्वायर आ गया है ऑलरेडी, तो क्या कीजिएगा, जब हाई इसके बराबर है, हम लोग दिखा दिए हैं कि BC स्क्वायर हम लोग का यहाँ पर है, तो मेरे भाई BC EF जो है ना यहाँ पर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हम दोनों स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये तो आखिर बराबर है, तीनों के बराबर मान पर बराबर है। यहाँ BC बाई EF, देखिए यहाँ पर BC बाई EF है ना, मेरा BC बाई EF आया हुआ है। अब BC बाई EF आया है, तो BC बाई EF की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगला हम लोग जाकर लिख सकते हैं यहाँ पर BC बाई EF की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा देंगे यहाँ पर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि BC बाई यहाँ EF आया, इसका स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर हो गया तो E किसका वैल्यू बराबर इस पर है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो ही लगाना है, क्योंकि ये इसके बराबर इसके बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रूव हो जाएगा मेरे भाई। अगर ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि BC बाई EF आप लोग का जब आ गया है तो पूरा का पूरा आप यहाँ पर BC बाई EF ही दिया गया था, समरूप था। तो मेरे भाई तो आप देखिए BC बाई EF ये तीनों के बराबर है, यहाँ पर देखिए दोनों के, इसके बराबर इसके बराबर है। तो जब BC बाई EF पर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये दोनों पर चढ़ेगा स्क्वायर। सो मेरा यही तो सिद्ध करना था, यहाँ से तीनों के तीनों आप देख रहे होंगे सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को अब एक बार पुनः बनाएंगे, कॉपी कलम लेकर इस थ्योरी को बनाएंगे मेरे भाई। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जो मेरे बालक हैं ऑफलाइन वाले, अगर ना समझ में आए तो आप लोग एक बार पुनः स्कूल में, इस कोचिंग में इसको बनवाया जाएगा। अगर समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग का जो दिवाली के, आज दिवाली है तो आज हम लोग का ये बैच बंद ही रहेगा आप लोग का ऑफलाइन का, बट ऑनलाइन आप लोग का क्लास चल रहा है। तो आप लोग शुरू से अंत तक टॉपिक को चालू करें, कंटिन्यू पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दिवाली रात को मनता है मेरे भाई। और आप लोग का 1-2 घंटा टाइम देना है, आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन घर पर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ मेहनत करवाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए कि मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग भी लगे रहें।
तो हम लोग चलते हैं इस पर, जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग बनवाने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग उतार लीजिए जल्दी। उतारना तो संभव नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग ऑनलाइन, मैं एक बात और बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऐसे पढ़ाई नहीं होता है कि उतारते चलते हैं बनाते हैं। जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो मेरे भाई आप लोग इसको समझिए और बाद में क्लास खत्म होता है ना तो दोबारा पुनः इसको बनाने की कोशिश कीजिए, दोबारा स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिए, तब आप लोग का फायदा होने वाला है। बहुत से बालक सिर्फ बैठकर कॉपी करने को तो नहीं मेरे भाई, जब समझा रहे हो तो आप लोग समझिए उस टाइम, और बाद में आपको इसको क्या करना है, उतारना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन इस पर आने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आपका उदाहरण है, एक दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा होगा, अच्छी बात है। देखेंगे क्वेश्चन है, उदाहरण है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यह आपका उदाहरण नंबर 1 है और ये जो क्वेश्चन जितने आप देखेंगे ना सबके सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मेरे भाई मिलने वाले हैं। तो आप लोग मतलब कि टेंशन ना लें, आप लोग का हर एक टॉपिक को करवाया जाएगा तो आप लोग अच्छे से करें। तो देखिए क्या करना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तैयारी करना है। तो अगर फार्मूला समझे हैं पीछे वाला अभी फिलहाल, तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो आप उस कंडीशन से आप यहाँ से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले नंबर आपको यहाँ से बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर आप लिखिए, क्वेश्चन में दिया है इस तरीका से, तो कैसे बनाएंगे आप समझिए। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो इसको दो तरीका से, पहले नंबर अगर मेरा पहला क्वेश्चन है तो मेरे भाई मैं पहले आपको समझा ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा बनाना सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए पहले समझिए, इसका एगो समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं बनाएंगे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए त्रिभुज ABC ले लीजिए, AB और C। दूसरा आप ले लीजिए, यहाँ से बात करें DEF, ये आपको लेना है DE और F। अब देखिए AB कितना दिया है, 1.2 दिया है, DE कितना दिया है सर, तो 1.4 दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ये नहीं दिया है, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात दे दिया है साइड का यहाँ पर। अब हम लोग का निकल आए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए ऑलरेडी, समझिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, DEF है। तो आप जानते हैं ना कि जब समरूप है तो हाई बटा ये हो जाएगा, AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF, होगा कि नहीं होगा, समरूप है तो होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बोला है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ से निकालिए एरिया ऑफ, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC हो जाएगा, तो ABC अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज का हो जाएगा DEF। अब बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि AB जो होगा, AB बटा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। उसी प्रकार आपको देखिएगा BC बाई क्या हो जाएगा, BC बाई EF हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा AC बाई क्या हो जाएगा, AC बाई DF हो जाएगा। बट आप लोग ध्यान दीजिए, तीनों को दिखाने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ तीनों, लेकिन हम लोगों से पूछा है दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। देखिए AB का वैल्यू दिया है, BC को दिया नहीं है, तो AB का वैल्यू पुट कीजिए। AB का कितना दिया, 1.2, नीचे कितना दिया है, DE का वैल्यू कितना दिया है सर, 1.4 दिया हुआ है, इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ से हल कीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू 1.2 1.4 दिया है अपॉन में। तो आप क्या कीजिए, दशमलव से डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए, आप डायरेक्ट 12 लिखिए और यहाँ पर 14 लिखिए और इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए। तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 और 14 का होता है 196 होता है, यही आपका आंसर आने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना देंगे। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना लिखेंगे, नहीं मेरे भाई, आप लोग को इतना नहीं लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग शॉर्ट में बनाएंगे। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सेकंड मेथड देखना है यहाँ पर।
सेकंड मेथड आप देखिएगा, कुछ नहीं करना, क्या बोला है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, क्या पूछा है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ए बी दिया है ना, तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए दोनों क्षेत्रफल अनुपात है, तो इसका वर्गों का क्षेत्रफल भी वैसे ही होगा, मतलब एक ही अनुपात में होगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बी लिखिए 1 बाई क्या लिखिए डी लिखिए, और यहाँ से इस तरीके से कीजिए, ए बी का वैल्यू 1.2 बाई 1.4, अब यहाँ स्क्वायर कीजिए, दशमलव से डेसिमल कैंसिल, 12 12 44 से 14 14 96, 196 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि बताया गया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बात के बराबर होता है। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखकर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना सकते हैं अच्छे से मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें, अपने तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव करें। आप लोगों का एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान रहे। अगर आपका टारगेट है मैट्रिक एग्जाम में 85 या 90 प्लस, तो मेरे भाई आप लोगों का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं दे रहा हूं, तो आप लोग भी एक भी दिन मिस ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं मेरे भाई। तो आप लोग ये समझिए, अपने को हौसला निकालिए कि नहीं, हम लोगों के साथ सर हैं तो हम लोग भी और अधिक मेहनत करना पड़े। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को मतलब समझिएगा, इस क्लास को देखिए। और एक बात और बता दूं, इस वीडियो का अगर आप लोग जो मेरे बालक नए आए हुए हैं, तो मेरे भाई अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का अधिक से अधिक और परिवार ग्रो हो सके, और दूसरे लड़कों के पास, दूसरे स्टूडेंटों के पास ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इस मतलब क्लास के साथ आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आप लोग के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूं मेरा भाई। तो आप लोग भी अच्छे से इसको चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को मैं एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग घर से बनाकर हमरे को दिखाइएगा। मैं आप लोगों को बोर्ड पर देने वाला हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए जो आप लोग को बोर्ड पर है। ये 2 क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड पर दिया गया है, आप दोनों के दोनों क्वेश्चनों को बनाकर दिखाइएगा। आप लोग के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई दोनों, क्योंकि इस फॉर्मूले पर मैं सिद्ध करवा चुका हूं। तो आप लोग इस दोनों के दोनों क्वेश्चनों को बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी कल आज हम लोग का दिवाली है, कल गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप लोगों का कल बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरे के पूरे बैच बंद रहेंगे मेरे भाई। एक दिन का आप लोगों को छुट्टी मिलने वाला है। 14 तारीख को आपका पड़ रहा है चिल्ड्रंस डे। तो आप लोगों का अपने बैच में, अपने गायत्री कोचिंग सेंटर के अपना यहाँ आप लोगों का एक पार्टी है, यहाँ से बात करें, कार्यक्रम होगा 14 नवंबर आप लोगों के लिए ही, बच्चों के लिए, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए आप लोगों को। तो आप लोग उसमें जरूर पधारें, आप लोग जरूर आएँ अच्छे से अनुशासन के साथ, और इन पढ़ाई को बेहतरीन तरीक़ा से बनाएं मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, अपने आप पर बिलीव करें और अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई अच्छे डेडिकेट के साथ, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें, और अपने से बढ़ करें, और अच्छे से घर पर रहें, अच्छे से अपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करें, सभी पर विश्वास बनाकर रखें मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।